हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। जैसा कि चीज़ें चल रही हैं उसी सीक्वेंस में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास चैप्टर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे वो बातें जो आपके लिए आगे बहुत इम्पोर्टेंट होंगी, जो आगे के चैप्टर्स में आपको समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी और बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। दूसरी बात तो ये है इसमें कि अगर हम इसमें ये सोचें कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में क्या होता है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल हमारे पास दिया हुआ है, उस पार्टिकल का एक्चुअल में मास कहाँ पे वर्क कर रहा है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। जैसा कि इसके वर्ड्स में नज़र आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास मतलब मास का सेंटर। जिस वाले पॉइंट पर मास का सेंटर होगा वहीं पर सारा मास एक्ट होगा या वर्क कर रहा होगा या काम कर रहा होगा, इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना। तो इसको क्या है समझे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आप ये सपोज करिए कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मास कहाँ है और कितना है। तो हमने कहा सर हमें तो कुछ बेसिक चीज़ें पता है मास के बारे में कि हमारे पास 10 किलोग्राम का कोई अगर मास है तो उसका कोई छोटा सा वैल्यू होगा, कोई छोटी सी वैल्यू होगी जो 10 किलोग्राम की है सपोज कर लीजिए, और उसकी जो पोजीशन है, पोजीशन मीन्स जो उसकी शेप है वो कुछ इस टाइप की है। तो कहा ओके, अगर 10 किलोग्राम का शेप ऐसा है तो क्या पूरा का पूरा 10 किलोग्राम के सेंटर पे होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता, पर ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कई पॉइंट्स में इसका मास डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसे करके ये कई मास में ये पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, इतना अगर हो गया है, अगर सपोज करिए अब ये कितना है 10 किलोग्राम का, अगर हम इसके 10 भाग कर दें तो क्या सारे मास इक्वल होंगे? बिल्कुल हो सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पर एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास कैसे वर्क करेगा, तो ये तो एक बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स शेप है। हम इसको सिंपल से टफ की ओर चलते। जैसे हमारे पास ये 2 पीस हैं, ठीक है, 2 पीस है ये। तो हमने कहा कि इसका वेट जो है 4 kg का है, 4 kg इसका वेट है। तो मैंने किया कि ठीक है ओके 4 kg है, ओके सर इसमें 2 kg कितना होगा? तो मैंने कहा सर 2 kg इतना होगा और 2 इतना होगा। फिर कुछ चालाक लोग थे, उन्होंने कहा सर इसमें का 1 kg निकाल दीजिए। तो आपने इसको ऐसे कट कर दिया तो ये वाला 1 kg हो गया, ये वाला 1 kg हो गया, ये वाला 2 kg है। फिर उसने कहा कि सर इसका हमें आधा चाहिए, तो ये वाला ½ kg, ये वाला ½ kg हो गया। समझते नहीं बन, ठीक है ना। फिर इसका हमने आधा किया तो ये वाला इसका आधा हो गया और वो वाला उसका आधा हो गया। कहने का मतलब क्या है, आप किसी भी टुकड़े को, किसी भी मास के पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, छोटे छोटे भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे और वो क्या होगा, अपने मास में कन्वर्ट हो जाएगा छोटे छोटे भागों में। तो इसका मतलब हम ये कर क्या रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि पर यूनिट लेंथ पर, ये एक लेंथ है, मान लीजिए इसका 4 kg वेट था, तो पर इसकी लेंथ मान लीजिए कितनी है, 4 मीटर है। 4 kg का वेट एक लेंथ पर डिवाइड है, इस लेंथ पर डिवाइड है पूरे का पूरा। तो हमने कहा कि इसका आधा काटेंगे तो 2 kg हो गया, इधर भी 2 kg, इधर भी 2 kg। इसका आधा काटा कितना बचा, 2 kg का 1 kg इधर बचा। इसका आधा काटेंगे तो और कम हो जाएगा। वही कहने का मतलब ये है कि अगर हम पर यूनिट लेंथ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इसके हमने भाग कर दिए, अगर मान लीजिए 10 kg हो और हमने इसके भाग भी कर दिए हो 10, हमने इसके भाग कर दिए 10, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 भाग कर दिए। अब कहेंगे सर इसमें से हमें एक भाग दे दीजिए, तो एक भाग ये वाला कितना हो जाएगा, 1 kg का हो जाएगा। ये वाला एक भाग कितना हो जाएगा, 1 kg का। तो पर यूनिट लेंथ पर डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ गया, मास आ गया। अब कहेंगे सर कि अगर हम सपोज करें कि इस सबका मास जो है 0.1111 करके हम करते गए, पर अभी हमें समझ में ये नहीं आया कि इसका एक्चुअल में सेंटर कहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एक डिवाइड करना, पर यूनिट मास निकालना, पर यूनिट लेंथ पर मास निकालना हो गया, ठीक है। आप कहेंगे इसका मास कैसे निकालें, मतलब सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें, तो हम इसको ऐसे सपोज कर सकते हैं, ये ठीक है। ये हमने इसको अभी मत लिखो यहाँ पे, है ना। ये फ्री है, मीन्स फ्री है, ऐसे फ्री स्टेट पे रखा हुआ है। हमने क्या किया, यहाँ से इस पर फोर्स लगाया एक, तो हमने देखा कि ये वाला पार्टिकल यहाँ आ जा रहा है, ठीक है।
हमने इसको थोड़ा सा और खिसका के इधर लगाया तो ये वाला पार्टिकल यहाँ आ जा रहा है। फिर हमने इसको खिसका के इस पार्टिकल को यहाँ पर फोर्स लगाया, तब भी इधर मुड़ा जा रहा है। थोड़ी देर के बाद हमने इसको यहाँ पे लगाया तो चुन्नू सा मुड़ता है। फिर जब यहाँ फाइनल पर हमने लगाया इस वाले पॉइंट पर, तो ये वाला फोर्स पूरी बॉडी को लेकर के ऊपर बढ़ने लगता है। समझ रहे बात को? फिर देखिए, फिर जब हमने इसको यहाँ पर लगाया फोर्स, तो ये वाला इधर घूमने लगा। फिर हमने इधर लगाया तो ये वाला पार्ट इधर घूमने लगा। फिर इधर लगाया तो इधर घूमने लगा। फिर लगाया तो ये इधर ही घूम रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज करिए हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है ये वाला, इस ऑब्जेक्ट के पास में हमने यहाँ पर, ये फ्री है, ठीक है, हमने यहाँ पर फोर्स लगाया तो ये इधर रोटेट हो रहा है, ठीक है, इधर रोटेट हो रहा है। ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। आपके लिए क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज। हमने इस फोर्स को यहाँ से हटा के यहाँ पे लगाया, तब भी घूम रहा है, यहाँ पे लगाया तब भी घूम रहा है, यहाँ पे लगाया तब भी घूम रहा है, यहाँ पे लगाया तब भी घूम रहा है। जैसे ही हमने इसके मिडिल पॉइंट पे लगाया, हम देख रहे हैं कि ये घूम नहीं रहा है, पूरा का पूरा पार्टिकल चलने लगा। ओके, फिर हमने कहा चलो ओके हो गया, पर उसके बाद हमने यहाँ फोर्स लगाया तो ये ऐसे घूम रहा है, इस डायरेक्शन में घूमने लगा, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर भी घूम रहा है, फिर यहाँ पर, फिर भी ऊपर घूम रहा है, फिर लगाया फिर भी ऐसे घूम रहा है। कहने का मतलब क्या है, ये सब बवाल क्या है? बवाल ये है कि अगर हम किसी भी रॉड पर या किसी भी पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स अप्लाई करने पर वो तो या तो चलने लगता है या रोटेट हो जाता है या एक्सेलरेशन हो जाता है उसमें। कहने का मतलब क्या है, वो रेस्ट से कहीं पे चलने लगता है, ठीक है। पर मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है कि अगर हम किसी भी पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करें और उस पॉइंट की वजह से पूरी की पूरी बॉडी किस में आ जाए? मोशन में हो जाए। रेस्ट में हो, मोशन में पूरी की पूरी बॉडी आ जाए, कोई एक पॉइंट मोशन में ना जाए, उस वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ पॉइंट कहेंगे। फिर उस वाले पॉइंट पर जिस पर फोर्स अप्लाई करने पर, जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करने पर पूरी बॉडी मूव होने लगी थी, उस वाले पॉइंट पर कौन काम कर रहा होगा? कर रहा होगा मास। कौन सा? सेंटर ऑफ मास। अब यहां पर अगर सेंटर ऑफ मास काम कर रहा है इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, क्यों? जब हमने इस वाले पॉइंट पर फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स अप्लाई करने के साथ में ये बॉडी पूरी की पूरी बॉडी चलने लगी थी ऐसे करके। तो क्लियर है ना? जब ये पूरी की पूरी बॉडी चलने लगी तब इसमें क्या हुआ? तब इसमें ये सारे पार्टिकल भी चलने लगे, ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये भी वर्क करने लगे। अब जब ये वाले पार्टिकल वर्क करने लगेंगे इसमें, तब क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा भाई साहब? जब यहां पर हम लगाएंगे तो इन सभी का जो मूवमेंट होगा, इन सभी का जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा? जीरो हो जाएगा। इन सभी का मूवमेंट कैसा हो जाएगा? जीरो। मूवमेंट ऑफ मास जीरो हो जाएगा। कैसे? अब मूवमेंट ऑफ मास निकालते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे पास इस टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट है जिस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हमने एक ये बेसिक स्ट्रक्चर लिया जिससे आपको समझ में आ जाए। ये इस वाले पॉइंट पर हमने मान लिया और इस वाले पॉइंट पर हमने मान लिया। यहां पर मास मान लिया m1, यहां पर मास मान लिया m2, m1 और m2, यहां पर मान लिया m1, यहां पर मान लिया m2, ठीक है ना? अब जब हमने यहां पर फोर्स लगाया और ये इसका क्या है? सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास है और यही इसका ओरिजिन है। तो यहां से हमने माना ये एक डिस्टेंस है r1 और यहां से डिस्टेंस है r2, ठीक है ना? इतना क्लियर? ये एक लोकेशन हो गई दो मास के लिए। अगर हमारे पास बहुत सारे मास हो, m1, m2, m3 और m4, ये है ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। एक यहां पर मास है, एक यहां पर मास है, एक यहां पर मास दिया हुआ है, एक यहां पर मास दिया हुआ है। तो हमने इनको मिला दिया ऐसे करके, ये हमने मान लिया r4, ठीक है। ये वाला हो गया r3, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r2, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी r1, ये कितनी हो जाएगी? r2, ठीक है ना? इन सभी मास को मिला करके एक कंप्लीट बॉडी बनाई गई है। इन सभी मास को मिला करके कंप्लीट बॉडी बनाई गई है, जिसका मास कहाँ पर लोकेटेड होगा? यहाँ पर मान लिया हमने, ये इसका नाम रख दिया हमने RCM, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और इसका टोटल मास m होगा। अब कहने का मतलब क्या है समझिए, बहुत ध्यान से, बहुत गौर से, बहुत ही दिमाग लगा के समझिए। हमने माना कि इसका वेट है 4 kg, इसका वेट है 2 kg, इसका वेट है 1 kg और इसका वेट है 8 kg। टोटल सम करिए कितना हो जाएगा? 10, 11, 15। टोटल कितना है? m1, m2,
M3 M4 कितना है 15 kg टोटल वेट इस पर रखा हुआ है। इस पूरी बॉडी का 15 kg का वेट है। अब हमारा कहने का मतलब ये है कि सर यहाँ पर जो हमने ये M लिया है ये साला क्या है, ये है क्या एक्चुअल में, इसको हम कैसे समझे। तो यहाँ पर जो M दिया हुआ है ये सभी का सम है। मतलब क्या है, अगर हम इस वाले पॉइंट पर या इस वाले पॉइंट पर या इस वाले पॉइंट पर या इस वाले पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर दें तो क्या सारी बॉडी चलेगी? नहीं चलेगी। पर अगर हम इस वाले पॉइंट पर जहाँ पर ये M है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये बॉडी एक्टिव हो जाएगी। काहे के लिए एक्टिव हो जाएगी? चलने के लिए एक्टिव हो जाएगी। कैसे? अगर हमने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया तो ये सारे के सारे मास एक्टिव हो जाएंगे चलने के लिए। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, यहाँ पर जब हमने फोर्स अप्लाई किया था तो पूरी की पूरी बॉडी चलने लगी थी, बट जब यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया था तो ये बॉडी रोटेट हो गई थी। ठीक है ना, तो इसे ही कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो M और ये सभी का जोड़, सभी का सम, ये सारे के सारे मासेस का सम जो है टोटल M होगा। सारे के सारे मासेस का सम जो है टोटल M होगा, और वो M कितना होगा? इन सभी के ऐड के इक्वल होगा। ठीक है ना सर, इतना क्लियर हो गया। तो कहेंगे सर इसकी वैल्यू बता दीजिए। तो RCM कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मोमेंट ऑफ मास निकालेंगे। मोमेंट ऑफ मास, तो मोमेंट ऑफ मास कितना हो जाएगा? तो M1 का मोमेंट ऑफ मास हो जाएगा M1R1, M2 का कितना हो जाएगा? M2R2, M3 R3, और ऐसे 4 का M4R4। ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ मास। ये हो जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ मास। सभी का मोमेंट ऑफ मास निकाल लिया। अब सभी का मोमेंट ऑफ मास मींस सिग्मा mr। mr का मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ मास। सभी का मोमेंट ऑफ मास निकाल लिया हमने। अब डिवाइडेड बाय सिग्मा m कर दीजिए। सिग्मा m ये है आपका, ठीक है, और ये आपका इतना दिया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है? RCM कितना हो जाएगा? RCM क्या है? RCM है सेंटर ऑफ मास की ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, वो हमारा है RCM इज इक्वल टू सिग्मा m r इज इक्वल टू सिग्मा m। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले को हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं बना रहे, यहाँ लिखते n इज इक्वल i, n इज इक्वल i इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे लिखते हैं n इज इक्वल i इज इक्वल टू 1। ऐसे लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप इसको ऐसे ही याद रखो। क्या मतलब है इस चीज़ों का? ठीक है ना, तो यहाँ से ये बच गया। अब हमारा फॉर्मूला, एक्चुअल का फॉर्मूला कौन सा बनेगा? तो RCM इज इक्वल टू टू मास के लिए कितना हो जाएगा? M1R1 प्लस M2R2 प्लस इन्फिनिटी तक M1 M2 प्लस का इन्फिनिटी तक। ये आपका हो गया RCM। अब ये RCM पर कौन सा मास एक्ट करता है? तो RCM पर आपका सेंटर ऑफ मास वर्क करता है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है ना। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, इसको साफ करते हैं पहले। इतना क्लियर हुआ? यहां से अभी आपको X Y Z भी निकालना पड़ेगा। अगर मान लिया ये R जो है पोजीशन वेक्टर दिया हुआ होता तो क्या करते हम लोग? तो उसके लिए हमें कुछ और करना पड़ता, वो भी करे ले रहे हैं। सारी चीज़ें ले रहे हम लोग भी, है ना। सब कुछ समझना है हम लोगों को 1 बाय 1 करके, जिससे कुछ भी छूटे ना, कोई भी कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम से बाहर ना जाए। इसलिए हम लोगों को सारा का सारा समझना होगा। मास ओरिजिन की रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ मास की वैल्यू कितनी होती है बताइए? तो सेंटर की रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ मास की वैल्यू होती है 0। टोटल मोमेंट ऑफ मास कितना होता है? 0। ये याद रखिएगा, ये कई बार। तो पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? पहले मैं आपको बता दूं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो पोजीशन में R इज इक्वल होता है XI YJ प्लस का ZK। ये आपका पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है ना। हमारे पास दो मास हैं जो किसी भी पार्टिकुलर लोकेशन पर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, पार्टिकुलर लोकेशन पर एक्ट कर रहे हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे पास मास M1 है, यहाँ पे मास M2 है, M1 M2। इसकी पोजीशन है R1, इसकी पोजीशन है R2, ठीक है ना। इस पोजीशन का हमने नाम दे दिया R1 इज इक्वल टू 2I प्लस का 3J प्लस का 4K, ठीक है ना। और R2 लोकेशन की हमने दे दी I प्लस J प्लस K, ठीक है। हमें निकालना है RCM, हमें निकालना है RCM।
हम चाहें तो यहाँ पर दूसरी वैल्यू रख सकते थे, पर हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पर एक बेसिक न्यूमेरिकल टाइप समझने के लिए इसको ऐड किया। यहाँ पर 2 या 3 भी मास हो सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है RCM इज इक्वल टू M1 R1 M2 R2 बाई M1 प्लस M2। अब अगर आप यहाँ पर इसको सॉल्व करके RCM निकालना चाहते हैं तो क्या होगा सर? तो हमने इसको लिख दिया 1 kg और इसको भी कर दिया 1 kg, दोनों सेम मास है तो हमने यहाँ पे रख दिया इसकी वैल्यू। तो 1 से 1 तो सेम रहेगा, सिर्फ हमें R1 निकालना पड़ेगा। 2y प्लस का 2 3j प्लस का 4k प्लस का i प्लस का j प्लस का k। यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 रखी, इसकी वैल्यू उठा करके ये पूरी की पूरी यहाँ पे ट्रांसमिट कर दी, ये वाली यहाँ रखी, इसका मान 1 रख दिया और डिवाइड कर दिया किससे? 2 से। क्यों? 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा ये? 2 में 1 उंगली जोड़िए, कितनी हो जाएंगी? 3 उंगलियाँ हो जाएंगी सच में। चलो 3 में 1 जोड़ो, कितनी हो जाएंगी? 4 उंगलियाँ। फिर 4 में 1 जोड़ो, कितनी हो जाएंगी? 5 5k बाई 2। ये क्या आ गया आपका? RCM। अच्छा, इसके आगे आप थोड़ा सा दिमाग और लगाइए कि अगर सर कहे कि यहाँ पे x y z के कोऑर्डिनेट बता दीजिए आप, तो क्या करेंगे आप? तो हो जाएंगे सर ये क्या पूछ लिया आपने, प्लस z k इज इक्वल टू 3/2 i 4/2 j 5/2 k। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x y z कितना आएगा? 3/2 2 एंड 5/2 मीन्स इस लोकेशन पर एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इतना बताइए, कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके यहाँ से ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बस इसके ऊपर नहीं पूछा जा सकता। आपको इसके लिए रेडी रहना है बस। ओके ओके सर कहेंगे सर ठीक है। अच्छा, अब आगे चलिए। हमने निकाल लिया है RCM, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी। ठीक है, पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या निकाल लिया है? हम लोगों ने निकाल के रख लिया अपने पास में RCM मीन्स किसी भी पार्टिकल की पोजीशन निकाली, पोजीशन वेक्टर से भी निकाल लिया है और ऐसे भी निकाल के रख लिया है। अब 2-3 चीज़ें इसमें बनेंगी, वो हम लोग देख लेते हैं। एक देख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ मास, ठीक है। तो सेंट्रल वेलोसिटी कैसे का फॉर्मूला काम करेगा? ये इतना हो गया। अब सपोज करिए आपके पास 2 पार्टिकल हैं, आपके पास में 2 पार्टिकल हैं। ये एक पार्टिकल है और इस m1, इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी है v2, इसका मास है m2, ठीक है ना। अभी तक ये एक दूसरे से कनेक्टेड है ऐसे करके, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, इसकी जगह पर जो हमारा ये दिया हुआ है, इसकी जगह पर रॉड भी हो सकती है, इसकी जगह पर स्प्रिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। हमारे पास एक फॉर्मूला अभी तक अवेलेबल है। वो फॉर्मूला क्या है सर? RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 बाई, यहाँ पर डॉट लगा दीजिए और इन्फिनाइट तक चले जाइए, M1 प्लस M2 प्लस का, ठीक है ना। इतना क्लियर है? अब इसकी वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, हमें RCM पता है। RCM अगर हमें यहीं से वेलोसिटी पता करनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो उससे पहले हम समझेंगे कि वेलोसिटी से पहले कि अगर 2 पार्टिकल दिए हुए हैं, ये तो एक बेसिक एग्जांपल है, उसको समझ लेंगे पहले। ज़रा इसको देख लीजिए। अगर हमारे पास 2 मास दिए हुए हैं, एक मास इतना बड़ा है, ये है M1, एक दूसरा मास चुन्नू सा है, इसका मास है M2, और ये दोनों एक ही लाइन में है, ठीक है। अब हमने ओरिजिन यहाँ पर मान लिया, ठीक है। ओरिजिन से हमने माना कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो है R2 सॉरी, और यहाँ से जो लोकेशन है इसे हमने माना R2, ठीक है। और ये है हमारा ओरिजिन। जब हम ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास कंसीडर करेंगे तो क्या होगा? तो टोटल मास
यहीं पर एक्ट करेगा, तो M1 प्लस M2, M1R1 प्लस M2R2 इज इक्वल टू RCM। अब बताइए यहाँ पर RCM कहाँ है, ठीक है, तो RCM तो है ही नहीं, तो RCM कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अगर ये वाली वैल्यू हो गई 0 तो यहाँ से ये हो गया M1 प्लस M2 भी हो गया आपका भाई साहब 0। ओके ठीक है, M1R1 प्लस M2R2 ये इतना आया। अब देखिए ये वाली वैल्यू तो ख़त्म हो गई, बची क्या है आपके पास, ये बचा है M1R1। ये तो फॉर्मूला था हमारा, समझ लीजिए पहले, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब ओरिजिन के राइट साइड में लेंगे प्लस, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में लेंगे निगेटिव, तो लेफ्ट साइड में ये है निगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो M1R1 इज इक्वल टू M2R2। तो देखो यहाँ पर M1 है, यहाँ पर M2 है, यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2, तो M प्रोपोर्शनल टू 1/R, M प्रोपोर्शनल टू 1/R। इसका मतलब क्या है, अगर हम मास को इंक्रीज कर देंगे तो सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी बताइए, कम हो जाएगी ना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको ऐसे ड्राइव कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मास है, इतना बड़ा, और ये चुन्नू सा मास है, तो आप बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होने वाला है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होने वाला है, या इसके आसपास ही होगा, इससे दूर होगा, क्योंकि इसका मास कम है, तो इसका मास कम होगा। इसे बैलेंस करने के लिए ना, तो उसे बैलेंस करने के लिए जो मोमेंट ऑफ मास है वो बैलेंस करेगा। कैसे देखिए, अगर हमने यहीं पे ले लेते हैं, ये 10 kg है और ये है 2 kg, नहीं 1 kg है, 1 kg, ठीक है ना, और ये एक दूसरे से रखे हुए हैं 20 मीटर पे, 20 मीटर पे सॉरी। तो यहां पर कितना हो जाएगा, अब मोमेंट निकाल लीजिए इसका और R का, इसका हमने ले लिया R1, इसका ले लिया हमने R2, ठीक है। ये है हमारा कितना डिस्टेंस, 10 रखो, अच्छा 10 मीटर डिस्टेंस। तो ये हमने ले लिया कितना, इसे बैलेंस करना है, इसे बैलेंस करना है। कैसे, टोटल डिस्टेंस इतनी दी हुई है, इसका RCM निकालते हैं भैया, क्या करेंगे, RCM निकालना पड़ेगा हमको। R1 R2 तो हमको पता नहीं है, हमें 10 cm पता हुआ है, तो हमने इसको यहाँ से ओरिजिन मान लिया। तो जब ओरिजिन है तो 10 इंटू 0 प्लस का ये कितना है 1 इंटू 10 बाई कितना है टोटल कितना हो जाएगा 11, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या बचेगा 10/11, ये क्या आ जाएगा RCM। RCM कितना आएगा 10/11 मीन्स इस वाले पॉइंट से 10/11 मीटर की डिस्टेंस पर ये होगा। तो 10/11 कितना हो जाएगा बताइए, आप सोचिए कितना हो जाएगा 10/11 कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, कुछ 9 के आसपास है ना, हाँ 9 के आसपास कुछ हो जाएगा, 9 के आसपास मीन्स यहाँ गया, यहीं के आसपास, पुन्नू के आसपास, यहीं पे आसपास। तो कहने का मतलब ये है, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये भी बेसिक फॉर्मूला है, इसको भी आप याद रखिए, ठीक है ना। इसके आगे चलते हैं हम लोग, अब वेलोसिटी वाले पे आ जाइए। वेलोसिटी में क्या करना है हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है सर, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, ठीक है ना, परेशान मत होइए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। तो अब इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, टी के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा dRCM/dt, ठीक है, इज इक्वल टू 1/सिग्मा m ले रहे हैं, ठीक है ना, ये हो जाएगा M1d/dt, यहाँ हो जाएगा R1 प्लस M2d/dt R2 और प्लस में ऐसे करके। तो देखिए जो ये है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका VCM, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/M1 प्लस M2, ये कितना हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 प्लस का। देखिए यहाँ से VCM आ गया आपका, VCM मतलब क्या है
कहने का मतलब ये था कि अगर हमारे पास RCM की कोई वैल्यू आ रही है, तो RCM की कोई वैल्यू आ रही है तो VCM कितना होगा। VCM का मतलब क्या है, हमें ये समझ में नहीं आया सर अभी तक। तो बिल्कुल बेटे लाल, ऐसे हो जाएगा कि अगर कोई ये दो पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, ठीक है ना, मोशन करने के साथ में इनका जो सेंटर ऑफ मास है अभी यहाँ पर है, हमने मान लिया यहाँ पर है, तो इसकी वेलोसिटी का सेंटर कहाँ पर होगा, ठीक है ना। वेलोसिटी का एक ऐसा सेंटर होगा ना जहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी, तो वो सेंटर भी यहीं पर होगा, ठीक है। अगर दोनों की वेलोसिटी दी हुई है, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी, इसकी 0 थी, ठीक है, तो VCM कितना हो जाएगा बताइए। M1 1 था, M2 2 था, तो 1 × 2 प्लस कितना हो जाएगा, M2 × 0/3, तो 2/3 VCM हो जाएगा आपका, 2/3 VCM मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चन सबसे पूछे जा सकते हैं। अब ये आपका हो गया VCM। कहेंगे सर इसे मोमेंटम बता दीजिए, तो मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम के लिए देखिए, ये वाला क्या हो जाएगा P1, ये क्या हो जाएगा P2, और ये क्या हो जाएगा टोटल मोमेंटम P1 + P2, ये हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी भी बॉडी पर सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट पर या सेंटर ऑफ मास पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, तो उस पर बनने वाली वेलोसिटी या मोमेंटम या एक्सेलरेशन सभी कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, किसी भी, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका VCM कितना होगा, कंजर्व्ड होगा, ठीक है। ACM कितना होगा, 0 होगा। RCM कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, RCM 0 हो जाएगा। ये सभी बेसिक फैक्ट्स हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप इसको समझ लीजिए, कहने का मतलब यही है। अब इसमें एक और चीज़ बन रही है, अगर हम इस वाले का 2 बार डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या हो जाएगा। तो देखिए ऐसा हो जाएगा d² RCM/dt², ये क्या बनाएगा, ACM बनाएगा पहले तो, इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ना, ठीक रहेगा, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना 1/σm, ये कितना हो जाएगा M1 d² R1/dt², हाँ, प्लस का M2 d² R2/dt² प्लस का इन्फिनिटी तक, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ACM इज इक्वल टू M1 A1 प्लस का M2 A2 प्लस का इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर कितना आएगा σm, ये क्या है हमारा F1, कौन सा, इंटरनल फोर्स। देख लीजिए, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है सर, तो यहाँ पर जो आपका ACM है वो 0 हो जाएगा। आपको ये आगे दिया हुआ है, अगर एक पार्टिकल है जो फ्री स्पेस में है, ठीक है ना, इसका भी देख लीजिए साथ में, ये एक पार्टिकल है जो फ्री स्पेस में है, ठीक है, यहाँ पर इसका क्या है, RCM है, ओके, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13 15 18 20 21 24 ऐसे करके सारे मास इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप कैसे कह सकते हैं कि कौन सा मास है यहाँ पर जो x पर है, कौन सा y पर है, कौन सा z पे है और इसकी पोजीशन क्या है। आप ये निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते सर। कैसे निकालना है तो हम बता रहे हैं ना कैसे निकालना है। सबसे पहले हम इन पार्टिकल्स पे निकालेंगे XCM, YCM एंड ZCM, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है RCM इज इक्वल टू क्या होता है, M1 R1 M2 R2, ठीक है ना, अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ से जो हमारा आएगा XCM वो कितना हो जाएगा बताइए, M1 X1 प्लस का M2 X2 प्लस का जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं उतने, ठीक है, अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस का। फिर YCM पे आ जाइए, ये क्या हो जाएगा M1 Y1 M2 Y2 अपॉन में M1 प्लस M2। फिर कहेंगे सर ZCM पे क्या होता है बेटा, ये होता है Z1 M2 Z2
इन्फिनिटी तक चले जाइए, m1 प्लस m2 प्लस का इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। कहेंगे सर ये तो क्लियर हो गया, ये समझ में भी आ गया, कैसे निकालेंगे, देखो बेटा। तो हमने कहा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है एक, और इसके यहाँ पर एक मास रखा हुआ है, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, एक यहाँ पर मास रखा हुआ है, एक यहाँ पर मास रखा हुआ है, ठीक है। सबकी लोकेशन दी हुई है, तो ये हमने ले लिया 2 4 1 4 -2 4 और हाँ 0 0 0 ले लो इसको, है ना। ये हो जाएगा 0 and 2, ज़ीरो, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक लोकेशन दी हुई है, ओके। कहेंगे सर ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, सभी पर एक एक केजी के मास रखे हुए हैं, सभी पर एक एक केजी का मास रखा हुआ है सारे पॉइंट्स पर। तो हम कहेंगे कि सर इसमें से XCM हमको बता दीजिए और YCM बता दीजिए। बताइए क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, 4 मास हैं तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा M1 x1 M2 x2 M3 x3। देखिए मैं छोटा लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, मैं लगवा नहीं रहा आपके लिए। M4 x4 और डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना हो जाएगा 4, मतलब 4। ऐसे ही M1 y1 M2 y2 M3 y3 M4 y4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना। अगर यही लोकेशन ऐसे ना दी हुई होती तब हम क्या करते? तब हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला होता है XCM का। XCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dm। dm मतलब क्या है? जो मैंने सबसे पहले बताया था आपको वही है यहाँ पर, ये dm। dm मतलब बताइए क्या होता है? पॉइंट मास, ठीक है। पर यूनिट लेंथ पर जितना मास हम डिवाइड करते हैं उससे कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा मास दिया हुआ है, इस लेंथ टोटल इस रॉड का जो मास है इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो 10 kg है, ठीक है। तो हमने इस वाले मास को मान लिया कि ये हमारा 1 kg का होगा, इसे हम कहेंगे dm, ठीक है ना, dm। और इसकी लेंथ हमने मान ली कि अगर 10 है तो 10 बाई 10 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारा dm बाई टोटल लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा। ऐसे निकालते हैं, ये सब बाद में हम लोग देखेंगे। ये हमारा XCM हो जाएगा। फिर हमारा YCM कितना हो जाएगा? YCM की वैल्यू हो जाएगी हमारी, कहाँ लिखूँ मैं? यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन y dm बाई इंटीग्रेशन dm। और z कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन z dm बाई इंटीग्रेशन dm। ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा YCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बाई इंटीग्रेशन dm, ये हो जाएगा dm और यहाँ लिखेंगे y, यहाँ लिखेंगे ZCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ZDM बाई इंटीग्रेशन dm, ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बेसिक फॉर्मूले, बहुत सिंपल। अभी मैं इनका यूज़ बताऊंगा, पर आपको पेशेंस नहीं रखना है, आपको समझना है चीज़ों को। तो हम लोग से आगे चलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा जल्दी देखेंगे इसको क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही देख लेंगे। अब हमारे पास क्या है? एक रॉड है, इस रॉड को मान लीजिए, और इसका ओरिजिन यहाँ से इस लेंथ पर एक मास डिवाइडेड है m लेंथ का। देखिए पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा देख लीजिए। एक लेंथ है ऐसे करके, ये एक रॉड है, इस पर 10 kg का वेट है इसका, ठीक है, 10 kg का वेट है और इसकी लेंथ भी कितनी है? 10 मीटर। पर यूनिट लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट होने वाले मास को हम लोग क्या कहते हैं? पर यूनिट लेंथ का मास कहते हैं। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू dm बाई dm, या m ले लीजिए, टोटल m बाई l, ठीक है ना, m बाई l, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं dm बाई dl, ठीक है ना।
डी एम बाई डी एल, डी एम बाई डी एल इज इक्वल लैम्डा। ओके, अब टोटल मास इज इक्वल टू, इसको हटा दो यहाँ से, टोटल मास इज इक्वल टू स्मॉल मास, यहाँ पर मान लीजिए इसकी इतने में जो आया मास है वो है कितना, डी एम है, तो स्मॉल मास है डी एम। ठीक है, स्मॉल मास डी एम इंटू टोटल लेंथ कितनी है 10 मीटर, तो ये हो जाएगा एल। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि डी एम इज इक्वल टू एम बाई एल। ठीक है, एम बाई एल, डी एम इज इक्वल टू एम बाई एल, हियर डी एम इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, लैम्डा क्या है, पर यूनिट मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। ये ऐसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एक ये ऑब्जेक्ट है जिसके पास में क्या है, इसका एरिया है, एरिया, इसका एरिया ए है, तो इस पर अगर कोई मास डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसे हम कहेंगे सिग्मा इज इक्वल टू एम बाई एल इंटू बी, एल इंटू बी इसकी लेंथ है और ब्रेड्थ है, या फिर एम बाई पाई आर स्क्वायर अगर कोई सर्किल दिया हुआ है तो। ठीक है, इस टाइप से ये भी समझ लीजिए। एक तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन है वॉल्यूमेट्रिक वाला, एक कोण दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम है V 4/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इस पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मास, तो हो जाएगा रो इज इक्वल टू एम बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको हम कहेंगे डी एम, इसको भी हम कहेंगे डी एम। तो डी एम के कई नाम हो सकते हैं, पर वो आपको समझना है कि कौन से नाम से क्या रिलेट करना है। ठीक है ना, आपको सिर्फ इतना ही समझना है, यहाँ से बहुत ही टफ लेवल बन रहा है। ठीक है ना, पर इसको नहीं पढ़ना, टेंशन ना लो। ठीक है ना, अब हमारे पास एक लेंथ है जिसका मास है m, इसके पास इसका मास है m। ठीक है, और ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन है, और इसकी लेंथ कितनी है, l है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है l। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से इंटीग्रेशन, एक्स-सी-एम निकालना है हमको इसका। तो एक्स-सी-एम में फॉर्मूला क्या था आपका, 0 से लिमिट कितनी है, 0 से l तक, l कितना है, x dm डिवाइडेड बाई कितना था, 0 से l dm। ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब बताइए लैम्डा इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये बताइए। तो लैम्डा इज इक्वल हो जाएगा m बाई एल, लैम्डा इज इक्वल क्या हो जाएगा, m बाई एल, टोटल लेंथ इतनी है, डिवाइड इतना करना है हमको। ओके, m बाई एल हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको बिना ऐसे ही करके सॉल्व करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि इसकी लेंथ यहाँ पर आएगी, कितनी हो जाएगी, l/2 एंड 0। इसको ऐसे ही कर सकते हैं, पर अगर हम इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई करना चाहें तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से dm कितना हो जाएगा बताइए, dm कितना हो जाएगा, dm हो जाएगा आपका, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, m बाई एल, तो m बाई कैपिटल L हो जाएगा यहाँ से, ये dm हो गया। अब और क्या निकालना है, हमें x निकालना है, x कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो l दिया हुआ है इसी को हम x मान लेंगे, तो ये हमारा l हो जाएगा। ऐसे करके यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ मैं लिख रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, जैसे एक सर्किल के लिए हो जाएगा, सर्किल बता रहा हूँ, हाँ सर्किल के लिए इसका सेंटर पे होता है, ये हमारा एक दिया है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, ये एक दिया है हमारा स्क्वायर, इसका यहाँ पर कहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर होगा, जहाँ पर दो डायगोनल कट करेंगे एक दूसरे को, और ये हाफ सर्किल दिया हुआ होगा, इसका मास कहाँ पर होगा, तो इसका हो जाएगा 2r बाई पाई। ये है क्या, तो ये है आपका रिंग, ये है आपकी रिंग के लिए इतना होगा, रिंग के लिए आपका इतना होगा, रिंग के लिए आपका इतना हो जाएगा। 3/8r ये किसके लिए होता है, तो ये होता है हाफ स्फीयर के लिए, सॉलिड हेमीस्फीयर के लिए, 3/8 यहाँ पर इसकी r दी हुई है ऐसे करके। ठीक है ना, डिस्क हो गया, ये हो गया। अब आ जाइए क्या, रेक्टेंगुलर के लिए आ जाइए, नहीं ट्राइंगल के लिए आ जाइए, ट्राइंगल के लिए
आप सभी के जो ये हैं आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस वाले पॉइंट, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पर 1 kg 1 kg 1 kg रखा है और ओरिजिन पॉइंट ये है, ओरिजिन पॉइंट ये है। तो पहले हम इस वाले पॉइंट को निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, एक ये वाला पॉइंट मान लीजिए x1 y1, तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये इतना हो जाएगा x1 y1, ठीक है। ये तो 0 0 हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन पे है। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन दी होगी वो हो जाएगी x2-y2। इन सभी को ऐसे निकाल करके हम सभी की वैल्यू को पुट करके सभी अलग अलग फॉर्म्स में इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो हम लोग उसको आगे समझ लेंगे, देख लेंगे और अच्छी तरह से समझ लेंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।